नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और विभिन्न अवस्थाओं में क्रियात्मक विकास किस तरह से होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो सबसे पहली अवस्था जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है गर्भावस्था। क्रियात्मक विकास चाहे शैशवावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, ये सदैव विकासात्मक निर्देशन के जो नियम हैं इनके अनुसार ही चलता है, यानी कि लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शंस उनके अनुसार ही चलता है। इस नियम के अनुसार, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, विकास की प्रक्रिया सबसे पहले सिर, फिर मुख, फिर धड़, भुजाएं, पैर एवं टांग और सबसे अंत में अंगुलियों में होता है। इन विभिन्न क्षेत्रों में बालक में जो प्रमुख विकासात्मक कार्य होते हैं वो विभिन्न अवस्थाओं में कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहली अवस्था गर्भकालीन अवस्था में क्रियात्मक विकास कैसे होता है, यानी कि मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्रियात्मक विकास शिशु के जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है, जबकि वो माता के गर्भ में ही पल रहा है। इसका अनुभव कोई भी गर्भवती माता गर्भ के 5वें 6ठे महीने में करने लग जाती है, जबकि बालक अपने हाथ पैरों को हिलाना प्रारंभ करता है, सिर से धक्का देता है या वो माता के गर्भ के अंदर ही करवट बदलने का प्रयास करता है। गर्भकालीन अवस्था में शिशु के क्रियात्मक विकास की जो क्रियाएं होती है उनमें मुख्य रूप से गर्भस्थ शिशु का करवट बदलना, पलटना यानी कि टर्निंग, शरीर को मोड़ना ट्विस्टिंग, हाथ फेंकना थर्स्ट ऑफ द हैंड, फिर पैर पटकना किक्स ऑफ द लेग और सिर से धक्का देना यानी कि पुशिंग बाय हेड, ये मुख्य रूप से होती हैं। रिचर्ड्स एम न्यूबेरी के अनुसार उन्होंने अपने अध्ययनों में ये पाया था कि जो बालक गर्भकालीन अवस्था में ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, जन्म के बाद की सभी अवस्थाओं में भी वो अधिक क्रियाशील होते हैं। वे जन्म के बाद और विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को वो जल्द ही सीख लेते हैं। और भी दूसरे काफ़ी सारे अध्ययन हुए हैं जिनसे ये सिद्ध हुआ कि जो बालक गर्भ में अधिक क्रियाशील हैं उनका वजन भी कम होता है, क्योंकि अति क्रियाशीलता यानी कि हाइपर एक्टिविटी के कारण उनकी जो ऊर्जा है, एनर्जी जो है, उसका अधिकांश भाग जो है वो अपव्यय हो जाता है। फलस्वरूप वे वजन में कम होते हैं। माँ की क्रियाशीलता एवं थकान भी गर्भस्थ शिशु की क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। जब माँ थकी हुई होती है तो गर्भस्थ शिशु की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, और जब माँ क्रियाशील होती है तो शिशु की क्रियाशीलता कम हो जाती है। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह है कि जब माँ व्यस्त एवं क्रियाशील रहती है तो बालक को अतिरिक्त ऑक्सीजन ऑलरेडी मिलती रहती है। सोनटैंग एंड वेलेस के अनुसार उन्होंने अपनी स्टडीज़ में पाया कि माँ का क्रोध, भय और अन्य जो भी संवेगात्मक अनुभूतियाँ होती हैं उनका भी गर्भस्थ शिशु की क्रियाशीलता पर घातक प्रभाव पड़ता है। जब कभी माँ भय एवं क्रोध की स्थिति में होती है तो गर्भस्थ शिशु की क्रियाशीलता एकाएक बढ़ जाती है, जिसके कारण कभी कभी गर्भपात जैसी घटना भी हो सकती है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि दुर्घटना, हम इसे कहें तो ज़्यादा उचित होगा, दुर्घटना, गर्भपात जैसी दुर्घटना भी हो जाती है। अतः गर्भवती माता को संवेगात्मक तनावों से हमेशा दूर रहना चाहिए तथा अग्रिम घटनाओं से यथासंभव बच के रहना चाहिए। ये तो थी गर्भावस्था की बात। अब हम बात करते हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है और नवजात कहलाता है, नियोनेट। नवजात शिशु में क्रियात्मक विकास किस तरह से होता है? शिशु में तो क्रियात्मक विकास तभी से प्रारंभ हो जाता है जब से वो माता के गर्भ में था। जैसा कि हमने भी बात करी कि इसका अनुभव माता कर लेती है 5वें 6ठे महीने से। जन्म के बाद भी शिशु बहुत सारी क्रियात्मक क्रियाएं यानी कि मोटर एक्टिविटीज़ करता है जो निरर्थक एवं उद्देश्यहीन होती है। जो नियोनेट बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो भी क्रियाएं हैं उनके कोई अर्थ नहीं होते, कोई उद्देश्य नहीं होता। उनके हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई भी गतिविधियां हो, उनका कोई भी
उद्देश्य नहीं होता है। और वो पूरी तरह से क्योंकि दूसरों पर आश्रित होता है, उसकी दशा अत्यंत ही दयनीय होती है, क्योंकि तब उसकी पेशियाँ, तंत्रिकाएँ एवं तंत्रिका केंद्र में न तो समन्वयता होती है और न ही वे अभी पूरी तरह से परिपक्व हो पाते हैं। इसलिए शिशु को जहाँ जिस करवट लेटा दिया जाए वो उसी करवट सोया रहता है। जन्म के 2-3 दिन बाद तक शिशु कभी अपनी आंखें बंद करता है, कभी खोलता है और थोड़ी देर के लिए प्रकाश की ओर देखता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी दृष्टि में अभी कोऑर्डिनेशन या समन्वय नहीं आया होता है। इसी तरह वह कभी मुंह को बंद करता है, कभी खोलता है, कभी अपनी ही अंगुलियों को मुंह में लेकर के चूसने लग जाता है। ये सभी क्रियाएं जो हैं ये शिशु में स्वतः होती है। उसको खुद को भी नहीं पता होता कि मैं कब क्या क्रिया कर रहा हूँ, और इन क्रियाओं पर उसका स्वयं का अभी कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। इसीलिए शिशु की ये सभी क्रियाएं हम कह सकते हैं कि निरर्थक एवं उद्देश्यहीन होती हैं। लेकिन इन क्रियाओं में शिशु विकास में, इन क्रियाओं का जो है वो शिशु के विकास में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये सभी क्रियाएं विकसित एवं परिष्कृत होकर क्रियात्मक कौशल का आधार बनती हैं और शिशु बड़ा होकर के विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को इन्हीं क्रियाओं के कारण से सीख पाता है। नवजात शिशु द्वारा की गई जो भी क्रियाएं हैं इनको मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक सामान्य या समूहीकृत जो क्रियाएं हैं और दूसरी विशिष्ट क्रियाएं हैं। सामान्य क्रियाओं को समूहीकृत क्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि जब शिशु किसी एक अंग को शिशु के किसी भी एक अंग को हम हिलाएं, डुलाएं या उसको गुदगुदी करें तो शिशु की क्रियाशीलता केवल उसी अंग में नहीं होती बल्कि उसका पूरा शरीर क्रियाशील हो जाता है। आप चाहें तो इसको घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। किसी भी नवजात शिशु के साथ में जो अपने घर में आसपास में किसी पड़ोसी के या अपने किसी रिश्तेदार के, जहाँ पर भी आपको मौका मिले आप बच्चे के साथ में थोड़ी देर खेल सकते हैं। एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं। अगर शिशु के एक हाथ की मुट्ठी को खोला जाए तो वो दूसरे हाथ की मुट्ठी को स्वतः ही खोल देता है। इसी तरह से अगर उसके एक पैर के तलवे को सहलाया जाता है तो वो दोनों पैरों की उंगलियों को एक साथ पंख के जैसे ऐसे फैला देता है। घुटने मोड़ने लग जाता है, करवट लेने की कोशिश करता है। इस प्रयास में उसका पूरा शरीर जो है वो क्रियाशील हो जाता है। अतः एक ही क्रिया के उद्दीपन से संपूर्ण शरीर गतिशील हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जब सामान्य क्रिया समाप्त हो जाती है तो शिशु जल्दी ही थककर सो जाता है, क्योंकि संपूर्ण शरीर के क्रियाशील होने से उसकी अधिकांश ऊर्जा या ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा खर्च हो जाती है, व्यय हो जाती है। शारीरिक कष्ट, पीड़ा एवं भूख की स्थिति में भी ये सामान्य क्रियाएं बढ़ जाती हैं। इस कारण से बालक कई बार हाथ पैरों को पटकने लगता है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तेज़ प्रकाश या अंधकार, तीव्र शोर या गर्मी के कारण भी नवजात शिशु की ये जो सामान्य क्रियाएं हैं ये बढ़ जाती हैं। अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि अलग अलग शिशुओं में सामान्य क्रियाएं भी अलग अलग प्रकार से होती हैं। यहाँ तक कि एक ही शिशु में भी सामान्य क्रियाओं का स्वरूप अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से प्रकट होता है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट क्रियाओं की, यानी कि स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। इनके अंतर्गत वो सभी क्रियाएं आती हैं जिन्हें शिशु जो है वो विशेष उद्दीपकों के यानी कि स्टिमुलेशन के फलस्वरूप, उनकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसी निश्चित या विशेष ढंग से करता है। ये क्रियाएं सदैव एक जैसी नहीं होती। उद्दीपकों के प्रकार, स्थान और समय परिवर्तित कर देने पर भी इनमें कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्रियाएं हमेशा एक जैसी ही रहती हैं। विशिष्ट क्रियाएं भी 2 तरह से हो सकती है। एक तो सहज अनुक्रियाएं यानी कि नॉर्मल रिफ्लेक्सेस, और दूसरी सामान्यकृत यानी कि जनरलाइज्ड रिफ्लेक्सेस। जो सहज अनुक्रियाएं हैं, नॉर्मल रिफ्लेक्सेस हैं, ये इनका बालक के जीवन में बड़ा योगदान होता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से बच्चा हानिकारक वस्तुओं से अपनी रक्षा करता है और वातावरण के साथ में समायोजन करने में सफल हो पाता है। सहज क्रियाएं ईश्वर प्रदत्त क्षमता होती हैं जो सभी बालकों में
अपने आप ही होती हैं। सहज क्रियाओं के अंतर्गत छींकना, खांसना, सांस लेना, रोना, चिल्लाना, पैर पटकना इत्यादि ये सभी शामिल होते हैं। ये क्रियाएं जन्मजात होती हैं जो सहज ही उद्दीपकों के प्रतिक्रिया स्वरूप होने लगती हैं। उद्दीपकों में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो भी इन क्रियाओं के स्वरूप में कोई परिवर्तन हमको आसानी से देखने को नहीं मिलता है। अब ये क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? इसमें सबसे पहली है आँखों की पुतली की सहज अनुक्रिया। ये शिशु के जन्म के लगभग 12 घंटे बाद, बच्चा एक बार पैदा हो जाए उसके लगभग 12 घंटे बाद ये क्रियाएं प्रारंभ होती है। इसमें शिशु को आँखों की सुरक्षा मिलती है। इस क्रिया में जब शिशु उजाले से अंधेरे अथवा अंधेरे से उजाले की तरफ अगर उसको ले जाया जाता है तो उसकी आँखों की पुतलियों का आकार जो है वो घटता बढ़ता है। आँखों की पुतलियाँ फैलती या सिकुड़ती हैं और रोशनी को अपने अनुसार एडजस्ट करने के लिए ये आँखों की पुतलियों का आकार कम ज़्यादा हो जाता है। अंधेरे में पुतली का आकार बढ़ जाता है और तेज़ रोशनी में ये आकार कम हो जाता है। इस कारण से शिशु आँखों के पलकों को खोलने और बंद करने की क्रिया अपने आप सीखता है और प्रारंभ कर देता है। दूसरी है चूसने की सहज प्रक्रिया, सकिंग रिफ्लेक्स। जब नवजात शिशु के होठ या गाल को अंगुली या माता के स्तन का स्पर्श मिलता है तो वो चूसने की क्रिया प्रदर्शित करता है। वो जो कुछ भी अंग उसके मुंह के पास में ले जाया जाएगा उसको सहज रूप से ही वो स्वतः चूसना या सक करना प्रारंभ कर देता है और इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप वो माँ के शरीर से दूध पी पाता है। तीसरी जो क्रिया है वो है मांसपेशियों की सहज अनुक्रिया, टेंडन रिफ्लेक्सेस। इस क्रिया में जब नवजात शिशु की मांसपेशियों स्नायुओं को उद्दीपित किया जाता है यानी कि स्टिमुलेट किया जाता है तो उनमें संकुचन होने लगता है। इसके कारण से शिशु अपने घुटने मोड़ता है, पैरों को झटकता है या हाथों को पटकने लगता है इत्यादि क्रियाएं होती हैं। और इसमें चौथी है पाँव के तलवे की सहज अनुक्रिया। ये सब सहज अनुक्रियाएं हैं। बेबिंस्की रिफ्लेक्स भी इसको कहा जाता है। नवजात शिशु में ये क्रिया जन्म से लेकर 6 माह की अवस्था तक पाई जाती है। इस क्रिया में जब शिशु के तलवों को सहलाया जाता है तो वो अपने पैरों की उंगलियों को पंख के समान फैला देता है। इसको बेबिंस्की रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं सामान्यीकृत अनुक्रियाओं की यानी कि जनरलाइज्ड रिस्पॉन्सेज। इस प्रकार की अनुक्रियाओं में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिसमें शिशु का केवल एक ही अंग क्रियाशील नहीं होता बल्कि एक साथ कई सारे अंग क्रियाशील हो जाते हैं, जैसे सिर घुमाना, अंगूठा चूसना, हाथ पैरों को झटकना, प्रकाश की ओर देखना, मुंह बंद करना एवं खोलना इत्यादि। ये सभी क्रियाएं शिशु के जन्म के साथ ही शुरू हो जाती हैं और आंतरिक एवं बाहरी दोनों ही प्रकार के उद्दीपकों के द्वारा ये प्रदर्शित होती रहती हैं। ये हमने आज बात की है गर्भकालीन अवस्था तथा नवजात शिशु में क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि बचपन में बेबीहुड में ये क्रियात्मक विकास किस तरह से होता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।